नमस्कार, मैं अहमद सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जो भी छात्र 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से आज हम लोग महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे छात्रों का मैसेज आ रहा था कि सर क्या अब 70वीं बीपीएससी में 40 से 50% प्रश्न यूपीएससी स्तर के होंगे। समय के अभाव में आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या सच में यूपीएससी स्तर के प्रश्न 40 से 50% रहेंगे। यदि इस प्रकार से कुछ संभावना है तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता भी होगा कि 70वीं बीपीएससी में अब 2000 से ज़्यादा पद हैं। तो ये आप लोग के लिए समझिए कि वरदान है। कहीं जीवन में आप कुछ पुण्य जरूर किए होंगे जो आपको 70वीं बीपीएससी जैसा अवसर मिल रहा है। लेवल 9 के जो पद है वो 700 से अधिक है, जो सामान्यतः इतना ज़्यादा पद किसी भी स्टेट पीसीएस में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप बचपन में कभी सपना देखे होंगे कि अधिकारी बनना है, समाज की सेवा करनी है, तो सपना पूरा करने का सबसे बड़ा अवसर जो है यह 70वीं बीपीएससी के ही माध्यम से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारी रणनीति क्या होगी। अगर ये 40 से 50% प्रश्न जो हैं वो टफ पूछे जाएंगे तो क्या हमारा सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, इसी विषयों पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। बस आप लोग अंत तक बने रहेंगे, जो भी बात बोलने जा रहे हैं उसको एकदम बारीकी से सुनिएगा। उस रणनीति को यदि आप पालन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं और इसी भी क्षेत्र के खासकर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के ही छात्रों को पढ़ाते आ रहे हैं। इतने वर्षों का अनुभव कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है कि क्या बीपीएससी में यूपीएससी स्तर के प्रश्न रहेंगे, तो मेरे अनुभव के हिसाब से बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि यूपीएससी स्तर के अगर प्रश्न रहेंगे तो बीपीएससी के सिलेबस में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी के पीटी के प्रश्न को देख लें तो वहाँ पे साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से भी कुछ प्रश्न रहता है, ठीक है, जो कि आपको अभी देखिएगा बीपीएससी में 1-2 प्रश्न अब पूछना शुरू किया है, चाहे इन्वायरमेंट इकोलॉजी से हो या आर्ट एंड कल्चर से, वो है बिहार के कंटेक्स्ट में थोड़ा बहुत डालना शुरू किया है। परंतु यूपीएससी में देखिएगा इन प्रश्नों का संख्या ज़्यादा होता है। साथ साथ देखिएगा यूपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको करेंट अफेयर्स से मिला के पूछा जाता है, चाहे वो आप ज्योग्राफी पूछ रहे हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पूछ रहे हो, या इवन हिस्ट्री में भी देखिएगा कोशिश किया जाता है कि करेंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में ही पूछे, जो कि थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन बना देता है। अब जैसे आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप कौन सा जीव कहाँ पर खोजा गया, किस स्पेसीज को रेड लिस्ट में डाला गया है, कौन सा नया बायो रिजर्व बना, उस बायो रिजर्व का क्या विशेषता है, किसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार के प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर है तो कोई जो मॉन्यूमेंट्स है उसकी सारी विशेषताएं के बारे में आपको पीटी में क्वेश्चन डाला जाता है। तो इतने स्तर पे बीपीएससी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, स्तर और पैटर्न में अंतर होता है। अब बीपीएससी 70वीं बीपीएससी में यह जरूर होगा कि यूपीएससी जिस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जिस पैटर्न से प्रश्न पूछते हैं, वो पैटर्न रहेगा। यानी कि समझिए डिफरेंस है कि यूपीएससी के लेवल में और यूपीएससी के पैटर्न में। हम बताएं कि यूपीएससी लेवल का नहीं रहेगा। अगर लेवल का रहेगा तब तो फिर आपको साइंस एंड टेक भी पीटी में पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। आर्ट एंड कल्चर से सवाल डाला जाएगा अगर लेवल की बात करें तो। इसके अलावा जो भी चीज़ पूछा जाएगा वो करेंट अफेयर से मिला के पूछा जाएगा। तो इस स्तर के प्रश्न अचानक से बदलाव नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीसैट भी जुड़े, हो सकता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस लेवल का प्रश्न पूछा जाए, लेकिन अचानक से 2 माह में इतना ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, पैटर्न आपको जरूर यूपीएससी स्तर का रह सकता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर लेवल और पैटर्न में क्या अंतर है, तो इस पर हम लोग बारीकी से चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, जिस हिसाब से 10 लाख उम्मीद जताई जा रही है कि 9 लाख से 10 लाख एप्लीकेंट होंगे, यदि आप और हम भी आयोग के तरफ से हों और हम लोग को दे दिया जाए कि प्रश्न इस प्रकार से सेट कीजिए कि 10 लाख छात्रों में से केवल 2000 छात्रों को अंतिम रूप से चयनित करना है, तो आपके और मेरे लिए भी वह बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा।
तो प्रश्न का स्तर अगर हम बहुत ही इजी रख के और सोचे 9 लाख छात्रों में से हम 2000 छात्र को अंतिम रूप से चयनित कर ले, पॉसिबल नहीं है, चाहे वो लुसेंट के माध्यम से हो या घटना चक्र के माध्यम से, क्योंकि सबको पता है कि अब जो बिहार के छात्र हैं उनका लुसेंट टिप ऑफ टंग है या घटना चक्र टिप ऑफ टंग है, इससे उनको छांटा नहीं जा सकता। तो अब छांटा कहाँ से जाएगा? तो कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम लाके, पैटर्न चेंज करके। तो अब पैटर्न क्या चेंज करना कहते हैं? तो देखिए अब क्या किया जाएगा, पहला आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाला जाएगा। हम डे 1 से आपको कह रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाला जाएगा, जो कि यूपीएससी में रहता है, कथन आधारित। जैसे आपको दे देता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। अब निम्न कथनों पर विचार जैसे दे देगा कि चैत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब 4 स्टेटमेंट बना देगा। चैत्य बौद्ध मंदिर होता है, चैत्य 2 प्रकार के होते हैं, हीनयान या महायान। इस प्रकार से 4 स्टेटमेंट बना देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। कभी कभी तो स्टेटमेंट एक दूसरे के इतना क्लोज होगा कि आप जल्दबाजी में क्या कर सकते हैं, गलत ऑप्शन पे टिक लगा के आ सकते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, पहला तो आपके इसके लिए डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, पहला तो डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, डिटेल्ड कंसेप्ट चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। सोचिएगा सुपरफिशियल पढ़ाई करके ऊपर ऊपर हम पढ़ के और तब जवाब दे दे तो पॉसिबल नहीं, पहला। दूसरा, इसके लिए ये टाइम टेकिंग होता है। पहले देखिएगा बीपीएससी का प्रश्न थोड़ा आसान होता था, तो आपके पास पर्याप्त समय होता था कि हम प्रश्नों को क्या करें, सॉल्व कर ले, निर्धारित सीमा के अंदर सॉल्व कर ले। लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जहां आ जाएगा आपको टाइम ज्यादा लगेगा सोचने में, जज करने में कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए क्या हो जाएगी, चुनौती हो जाएगी। तो अब 2 चीज पे ध्यान देना है, पहला तो किसी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ें, दूसरा टाइम टेकिंग है तो टाइम मैनेजमेंट करना हम क्या करें, सीखें। जैसे एक उदाहरण बतला रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ 38वां नंबर सवाल अगर हम देखते हैं, 38 नंबर अगर सवाल देखें तो यहाँ क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेतक की क्या थी, पुत्री थी। दूसरा दे रहा है गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा दे रहा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। अब इस प्रकार का प्रश्न अब तभी बना पाइएगा जब आपको बारीकी से नॉलेज होगा कि भाई वर्धमान महावीर की जो माता थी वह चेतक की पुत्री नहीं बल्कि क्या थी, बहन थी। तो इस स्तर से आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। इस सब टॉपिक में क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर हम गलती करते हैं तो पूरा चला जाता। अब जैसे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्वान है, यानी कि सिमिलैरिटी। तप और भोग का अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों के फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी कि सिमिलैरिटी कह रहा है बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो आप देखिए जनरली हम पढ़ लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई, या महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर आपको क्या करेगा, इस प्रकार से स्टेटमेंट देकर क्या करेगा, फंसा देगा। और आप खुद जज कर पा रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में जब तक आपको डिटेल नहीं पता होगा तब तक नहीं। आप देखिए हम जैन धर्म पढ़ लेते हैं, महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन अब दे रहा है कि जैन सिद्धांत क्या क्या कहता है कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। आप देखिए हम जैन धर्म पढ़ लिए, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लिए, 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ लिए, लेकिन सवाल कहाँ फंसा दिए, जैन सिद्धांत से सवाल आपको क्या किया, फंसा दिया। तो अब इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा ताकि आपको कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो बड़ा बारीकी से पढ़िए और ताकि आपको किसी में नहीं फंसेगा। तो पहला चेंज क्या करेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा। दूसरा चेंज क्या करेगा, क्वेश्चन को मैच करने के लिए देगा कि आपको मिलान करने वाला।
कि एक तरफ आपको दे देगा कि अशोक का शिलालेख दे देगा, रॉक एडिक्ट दे देगा, और दूसरे तरफ आपका इसका विषय दे देगा कि किस शिलालेख में क्या विषय है, क्या लिखा हुआ, और मिलाने के लिए दे देगा। तो इस प्रकार से भी अब प्रश्न क्या करेगा, फंसाने का प्रयास करेगा। जैसे अगर हम दिखाने का प्रयास करें कि मैच वाला में आपको क्या देगा, तो देखिए सब क्वेश्चन को ना पकड़िए, कैसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। जैसे देखिए यहां पर एक तरफ जैन तीर्थंकर दे दिया, दूसरे तरफ पहचान दे दिया, एक तरफ शांतिनाथ है, मल्लीनाथ है, पार्श्वनाथ है और महावीर स्वामी, एक तरफ इनका संकेत दे दिया मृग, सिंह, सर्प और जल कलश। अब इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न डाल देगा। या आप देखिए तीर्थंकर 24 तीर्थंकर थे, तो एक तरफ ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ और पार्श्वनाथ दे दिया, दूसरे तरफ जन्म स्थान पूछ देगा कि किनका जन्म कहां से हुआ है, और ऐसे भी फंसा सकता है प्रश्न। अगर और हम बात करें मैच करने वाला, और देखते हैं। अब देखिए यहां अगर मौर्य काल से पूछेगा तो देखिए यहां दे दिया, एक तरफ दे दिया कि कौन सा राज्य है और वहां के कौन से राजा थे, यानी कि जब अशोक शासन में था तब किस राज्य के कौन से राजा थे। इस प्रकार के भी प्रश्न क्या करेगा, फंसाएगा। तो दूसरा आपको क्या फंसाने का प्रयास कर रहा है, मैच करने वाला। अब मैच करने वाला आप तभी बनाइएगा, मैच में थोड़ा बहुत फैक्चुअल भी क्वेश्चन दे देगा। जनरली यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को फैक्ट याद नहीं रहता, वो कंसेप्ट याद रखते हैं, कंसेप्ट ध्यान में रखते हैं। तो ये फैक्ट डाल के उनको फंसाने का प्रयास करेगा, क्योंकि 70वीं बीपीएससी एक बहुत बड़ा अवसर ना केवल आपके लिए, सबके लिए। बहुत सारे छात्र जो यूपीएससी में कुछ नंबर से मिस कर जा रहे हैं वो भी 70वीं बीपीएससी देंगे। अदर स्टेट पीसीएस, अब यूपी के हैं बच्चे, उनका लेवल अच्छा होता है, यूपी पीसीएस का लेवल अच्छा होता है, तो वो भी बीपीएससी देने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो मुकाबला है बहुत तगड़ा होने वाला है। तो इस स्तर से स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, मैच करने वाला हो गया, ये सब प्रश्न से पैटर्न बढ़ाया जाएगा। तो पहले कुछ ही क्वेश्चन इस प्रकार से रहता था, एजर्सन रीजन वाला, कथन कारण वाला भी दे देगा। तो पहले कुछ प्रश्न रहता था, अब 40 से 50% प्रश्न जो हैं इसी प्रकार के रहेंगे। और आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि अगर 40 से 50% प्रश्न इस प्रकार से रहते हैं तो क्वेश्चन का जो लेवल है कितना अच्छा हो जाएगा और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तब तो आप दूसरे तरफ आपके मन में घबराहट आ रहा होगा कि सर क्या करें, 70वीं छोड़ देते हैं, 71वीं दे लेंगे, 72वीं दे लेंगे। तो बाबू भागना किसी चीज का समाधान नहीं है। कहा जाता है भागने वालों के लिए दुनिया छोटी पड़ जाती है। कितना भागिएगा, इतना बड़ा अवसर जीवन में नहीं मिलेगा। छात्र हम इतने दिनों से, वर्षों से पढ़ा रहे हैं, दो तरह के छात्र हमको दिखे हैं। एक छात्र होते हैं जो समस्या देख के भाग जाते हैं, दूसरे छात्र होते हैं समस्या के अनुसार खुद को ढालते हैं और मेहनत करते हैं। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो 70वीं छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछने वाला है, और नहीं तो पूरा दुनियादारी छोड़ दीजिए और पूरी तरह लग जाइए तैयारी में, तभी होगा। ठीक है। और हम कहेंगे कि क्या गारंटी है कि 70वीं में 40 से 50% यूपीएससी पैटर्न का है तो 71वीं में नहीं होगा, 72वीं में नहीं होगा। उस समय आपको अफसोस लगेगा कि इतना बड़ा अवसर हम क्या किए, चूक दिए। इसलिए कहा जाता है क्विटर्स नेवर विन, जो भगौड़े होते हैं वो कभी नहीं जीतते हैं, और विनर्स नेवर क्विट, और विजेता कभी भागते नहीं। तो आप विजेता हैं, रणभूमि को छोड़िए नहीं। तो करना क्या है, अब इस प्रकार की समस्या आ चुकी है, तो करना क्या है, तो बस एक ही मूल मंत्र है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इससे ज्यादा कुछ नहीं आपके पास है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा कंफर्ट जोन में जाइएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दिन रात पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करते हैं, बायो रिवाइज करते हैं, इकोनॉमिक्स रिवाइज कर रहे हैं, करेंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, सेट लगाते ही नहीं। खुद को वो दिलासा दे रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। इसको कहा जाता है बिजी फॉर नथिंग। अगर आप डॉक्टर से दिखा रहे हैं लेकिन दवा खा ही नहीं रहे हैं तो कोई फायदा नहीं करेगा। पढ़ना हो गया डॉक्टर से जांच करवाना, और टेस्ट हो गया दवा खाना। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप सफलता आपसे बहुत दूर रहेगी।
इसलिए हकीकत का सामना कीजिए, भागिए मत। जितना ज्यादा प्रैक्टिस पेपर लगाइएगा उतना फायदा होगा। प्रैक्टिस पेपर में अब क्या करना है, दो चीज है, एक सेक्शनल लेके चलिए, एक तरफ सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए या टेस्ट दीजिए, जिससे आपको टॉपिक वाइज फायदा हो कि मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो जाए, बायो रिवाइज हो जाए, करेंट अफेयर्स रिवाइज हो जाए। और दूसरा आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। और हम तो कहेंगे कि भाई डेली एक कम से कम फुल लेंथ सेट जरूर लगाइए। ऐसा नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट में, घर में भी बैठ के टाइम सेट कर लीजिए, रूम बंद कर लीजिए, घर में बोल दीजिए कि हम टेस्ट दे रहे हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे, और मोबाइल को खुद से दूर कर लीजिए और एग्जाम के माहौल को बनाकर एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट देने से आपको अपनी कमजोरी पता चलती है। कभी कभी आपको लगता है कि हम पॉलिटी का सारा आर्टिकल याद है, कभी कभी लगता है कि मेरा पूरा इंडियन ज्योग्राफी कमांड है, लेकिन जब आप टेस्ट दीजिएगा, जब फुल लेंथ सेट लगाइएगा तो वहां आर्टिकल भूले रहिएगा, इंडियन ज्योग्राफी का बहुत कंसेप्ट भूले रहिएगा, बायो का बहुत सारा टर्म्स भूल चुके रहिएगा। तब एहसास होगा कि जो हम मन में मान के चल रहे थे कि मेरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा हुआ, वो तो वास्तव में पढ़ा ही हुआ नहीं, हम तो सारा कुछ भूल चुके हैं। पढ़ा हुआ तभी है जब तक आपके माइंड में रिटेन है। वो नोट से कितनी बार देख के पन्ना पलट लिए उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपी लेके तो एग्जामिनेशन हॉल में जाना नहीं है, नोट्स लेके तो जाना नहीं, आपको ये दिमाग लेके जाना। तो जो नोट्स का चीज है उसको यहाँ पे डालना होगा, तभी एग्जाम में परफॉर्म कर पाइएगा। दूसरा, एग्जाम माहौल बना के टेस्ट देने से फायदा होता है कि आप 1.5 घंटा 2 घंटा एक चीज पर कंसंट्रेट होना सीखते हैं, साथ साथ प्रेशर लेना सीखते हैं। एग्जाम में इतना ज्यादा दबाव रहेगा, इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि आप अनुभव भी किए होंगे कि आता हुआ क्वेश्चन आप या तो कंफ्यूज कर रहे होंगे या भूल रहे होंगे। इसलिए कहा जाता है कि अभी से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, अभी से ही इंस्टीट्यूट में बैठ के टेस्ट देना शुरू कीजिए, 40-50 बच्चों के बीच में बैठ के टेस्ट दीजिए, उस माहौल को जिए, तभी आपको वहां पर प्रेशर हैंडल करना सीख पाइएगा। अच्छे अच्छे क्रिकेटर जो हैं वो देखिएगा मैदान में जाके 0 पर आउट हो जाते हैं, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। वही अनुभव जितना ज्यादा बढ़ते जाता है। अब धोनी को देख लीजिए, विराट कोहली को देख लीजिए, इतना प्रेशर झेल चुके हैं, इतना इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं कि उनको अब कुछ नहीं होता। एक पर एक आईपीएल का T20 का खिलाड़ी देखिए जो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और उनको जब इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका दिया जाता है तो 0 पर आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आईपीएल के लिए वो कंफर्टेबल थे, लेकिन जहां इंटरनेशनल क्रिकेट में आए उन पर इतना ज्यादा दबाव हुआ कि दबाव झेल नहीं पाए और 0 पर आउट हो गया। तो आप लोग घर में अगर सेट लगाते हैं तो वो आईपीएल है, आपको इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेलना ही पड़ेगा, तभी आप क्या होइएगा, प्रेशर हैंडल करना सीखिएगा। कितना भागिएगा वास्तविकता से, आज टेस्ट नहीं लगाइएगा, कल नहीं लगाइएगा, परसों नहीं लगाइएगा, ठीक है, लेकिन कल को क्या होगा कि बिना टेस्ट दिए आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वही हाल होगा जो पिछले कई वर्षों से आपका होते आ रहा है। अगर वो हाल नहीं होता तो 70वीं नहीं, आप 68वीं 69वीं में ही क्वालिफाई कर जाते। जो फ्रेशर हैं वो जरूर टेस्ट दीजिए ताकि 71वीं 72वीं देखने का मौका ना मिले। अब देखिए, कहा जाता है आपका में अवसर की तलाश करना। अब बहुत सारे संस्थान आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, ढेरों मार्केट में प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होगा, ढेरों फ्री में मॉक टेस्ट चलवा रहे होंगे इंस्टीट्यूट वाले लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा उनका मॉक टेस्ट लगाएं, उनके बारे में बच्चे जान सके, उनके संस्थान के बारे में। अगर 2000 बच्चा अपीयर हो रहा है मॉक टेस्ट में, 5 का भी रिजल्ट आ गया तो शो कर देंगे कि ये छात्र मेरे यहाँ पढ़ रहा है। तो ये आपके आपदा को अवसर में बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे बुक पब्लिशर बदलेंगे। आप बच्चे नहीं हैं, खुद क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को जज कीजिए। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, किसी प्रैक्टिस सेट में बहुत भारी क्वेश्चन रहता है तो उनको लगता है अच्छा इस इंस्टीट्यूट का तो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है, नहीं बन रहा है इसका मतलब अच्छा है, उस पर मत जाइए। जो आपका पैटर्न है उसी पर, अगर आपको आईपीएल खेलना हो तो T20 प्रैक्टिस करके क्या फायदा, मतलब टेस्ट क्रिकेट का प्रैक्टिस करके क्या फायदा। अगर टेस्ट फॉर्मेट में खेलना हो, अभी देखिएगा टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है तो सभी खिलाड़ी को अभी टेस्ट फॉर्मेट में ही खिलवाया जा रहा है। अब टेस्ट चैंपियनशिप है,
और लोगों को आईपीएल खेलवा दिया जाए, तब तो दिक्कत है। तो जो एग्जाम का पैटर्न है उसी पर चिपके रहिए, उसी पर बने रहिए और डे टू डे क्या करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, हम लोग भी अरोमा क्लासेस पे जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं, तो अब मान लीजिए कि मौर्य काल से 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन 500 क्वेश्चन तो मौर्य साम्राज्य से नहीं पूछेगा तो 1 या 2 क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 500 में से जो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बस वही प्रैक्टिस करवाते हैं। इससे आपका फायदा क्या हुआ कि आपका समय बच गया। 500 आप बनाए जिसमें से 2 ही क्वेश्चन पूछा, यानी कि 498 क्वेश्चन पे तो आपका समय व्यर्थ चला गया ना। लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो 500 लगा रहे हैं, बना रहे हैं, 2 घंटा वैसा ही चला गया। लेकिन टीचर के पास तो अनुभव होता है, उसको पता होता है कि भाई 498 अब नहीं पूछ सकता, यही 2 और 3 क्वेश्चन जो है इससे महत्वपूर्ण बन रहा है, तो आपका समय बच जाता है। हम लोग के साथ अगर आप टेस्ट देते हैं तो सबसे बड़ी बात है समय बचता है। दूसरा, हम लोगों का प्रयास होता है, खासकर हमारा, कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। अब 2000 की भीड़ में तो आप केवल टेस्ट दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। टीचर आपसे इंटरेक्ट भी करना चाहेंगे। आप ही सोचिए, शिक्षक की जगह है और कोई 2000 की भीड़ में टेस्ट ले रहे हैं, तो क्या कोई टीचर आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे? अगर 5-5 मिनट भी देंगे तो 2000 गुने 5 मिनट सोच लीजिए, एक टीचर का कितना चला जाएगा। तो वो केवल टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, इसके बाद कुछ नहीं। तो आपको लगता है वहां हम टेस्ट दे के आए, बहुत फायदा है। टेस्ट का मतलब है कि आप अपने मेंटोर से इंटरेक्ट कीजिए, आपके टीचर आपको बता सके कि आखिर क्यों कम आ रहा है। तो आपको लगेगा कि सर हम कंफ्यूज कर जा रहे हैं, बार बार हम डर के मारे नर्वस हो जा रहे हैं, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। या आप बोलिएगा सर हम क्वेश्चन में तो टिक लगा ले रहे हैं, लेकिन ओएमआर रंग नहीं पा रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग इंटरेक्ट करके आपको बताते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें क्या रणनीति अपनानी है। तो मेन टेस्ट का यही फॉर्मेट होता है। जब तक आप अपने मेंटोर से इंटरेक्ट नहीं कीजिएगा, क्या फायदा। सेट तो आप घर पे ही बैठ के लगा लीजिएगा। और दूसरा, टेस्ट के साथ डिस्कशन, कि एक प्रश्न से और कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है, ये भी बतलाना टीचर का काम है। तो हम लोग की कोशिश है कि, इसलिए देखिएगा ज्यादा हम लोग टेस्ट सीरीज में बच्चे को अलाउ ही नहीं करते, 50 से 100 बच्चे मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज्यादा हम इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे बच्चों से। इसलिए हम लोग के यहाँ भी ऑनलाइन या ऑफलाइन सारे मोड में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसका डिटेल ले सकते हैं, कैसे क्या। और बहुत मिनिमम फी है, कोई 900 1000 नहीं। फुल लेंथ टेस्ट अगर ऑफलाइन में दे रहे हैं तो 50 रुपये पर टेस्ट है। अगर सेक्शनल ऑफलाइन में दे रहे हैं तो 30 रुपये पर टेस्ट है। अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं, ये भी सस्ता, तो 300 में पूरा टेस्ट सीरीज ही मिल रहा है। बस आपको अरोमा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो इस स्तर से तो ऐसा नहीं होता हर बार कि सस्ता है तो बेकार है। बच्चे का ये भी मेंटेलिटी है कि 300 में सारा टेस्ट सीरीज है तो जोर फालतू हो। कभी कभी लोगों का सोशल सर्विस का ही मन होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भलाई हो सके। ठीक है, तो बस एक ही चीज कहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैथ बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, इस सभी प्रकार के प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। डेली एक फुल लेंथ लगाइए, सेक्शनल लगाइए, उसमें अगर कुछ भूल रहे हैं तब उसको रिवाइज करते चलिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि किसी भी चीज को गंभीरता से लेंगे, आज से ही अपना जीवन बदलने का निर्णय लेंगे और आज से ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। टेस्ट से भागेंगे नहीं, मॉक टेस्ट से नहीं भागेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।